पीएम केयर फंड में मिला विदेश से योगदान, जानकारी के लिए दाखिल की गई आरटीआई। रविंद्र जयंती के समारोह में हिस्सा लेंगे अमित शाह। आज तेलंगाना पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, जनसभा को करेंगी संबोधित। आज मेरठ पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष, मेरठ में करेंगे रोड शो। आज अदालत में तेजस्वी यादव पर फैसला, मानहानि मामले में मुकदमा चलेगा या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप और करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए साल 2020 में बनाए गए पीएम केयर फंड में देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी काफी योगदान दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसमें विदेश चंदे के रूप में 535.44 करोड़ रुपए दान किए गए हैं। यह चंदा पिछले 3 सालों में दिया गया है। पीएम केयर फंड की रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के मुताबिक वित्तीय वर्ष साल 2019-20 में 0.40 करोड़ रुपए दान दिए गए थे, जबकि साल 2020-21 में 494.92 करोड़ और फिर 2021-22 में 40.12 करोड़ रुपए दान दिए गए थे। ऐसे में सबसे ज्यादा विदेश चंदा वित्त वर्ष 2020-21 में दिया गया। ये वो समय था जब देश कोरोना वायरस की पहली लहर से जूझ रहा था। वहीं इसके अगले साल जब देश कोरोना का प्रकोप चरम पर था, तब पीएम केयर फंड में विदेशी चंदे की राशि काफी नीचे गिर गई और केवल 40.10 करोड़ रुपए ही दान दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर फंड में विदेश चंदे के इंटरेस्ट इनकम के तौर पर 24.84 करोड़ रुपए आए हैं। वहीं बात अगर की जाए स्वैच्छिक योगदान की, तो विदेश चंदे की तरह इसमें भी साल 2020-21 में काफी इजाफा हुआ था, लेकिन इसके अगले साल ही इसके तहत दान की गई राशि कम हो गई। स्वैच्छिक योगदान के तहत साल 2021 में 7183.77 करोड़ रुपए दान दिए गए थे और जबकि साल 2020-21-22 की अगर बात की जाए तो ये रकम घट करके 1896.76 हो गई थी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च साल 2020 में पीएम केयर फंड की घोषणा की थी। हालांकि इसके बाद से ही ये विवादों में आ गया था और 1 अप्रैल 2020 आरटीआई भी दाखिल की गई थी। इसमें पीएम केयर फंड को लेकर के तमाम जानकारी मांगी गई थी। आपको बता दें, इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पिछले 3 सालों में सरकारी कंपनियों ने भी इस फंड में काफी पैसा दान किया है। जानकारी के मुताबिक सरकारी कंपनियों ने इसमें 2900 करोड़ से ज्यादा का योगदान दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो 57 सरकारी कंपनियों की ओर से 2913.6 करोड़ रुपए पिछले 3 सालों में दान किए गए थे, जो कुल दान 59.3% बताया गया था। आगे बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात को कोलकाता पहुंच रहे हैं और कोलकाता दौरे के दौरान अमित शाह रविंद्र जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीएसएफ अधिकारियों के साथ मुलाकात और कार्यक्रम उद्घाटन के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और इस दौरान वो बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ समीक्षा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह ने वीरभूम में सभा की थी। इस बार भी सभा का कार्यक्रम था, लेकिन अमित शाह का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। वो रविंद्र जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित शाह 8 मई को करीब 11:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से एक निजी में रात्रि विश्राम करेंगे। शाह उस होटल में पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक कर सकते हैं। इस दौरान पार्टी नेताओं के साथ उनकी बैठक हो सकती है।
अमित शाह होटल के सीधे कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास जोड़ा सांकू ठाकुरबाड़ी जाएंगे और वहां टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही टैगोर की स्मृतियों को लेकर के बने म्यूजियम का भी परिदर्शन कर सकते हैं। जोड़ा सांकू ठाकुरबाड़ी के बाद अमित शाह का बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से बीएसएफ के कल्याणी बोर्ड आउटपोस्ट पर जाने का कार्यक्रम है और वहां से आईसीपी पेट्रोपोल जाएंगे। पेट्रोपोल में उनका एक पुलिस स्टेशन और लैंड पोर्ट का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। इसी दौरान वो बीएसएफ अधिकारियों और जवानों से रूबरू होंगे। शाम को उनका एक गैर राजनीतिक संगठन द्वारा आयोजित रविंद्रनाथ पर एक चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम है। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता संगठन के शीर्ष हैं, शिशिर बजोरिया सचिव हैं और इस समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कार्यक्रम में बांग्ला फिल्म अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता सहित अन्य विशिष्ट हस्तियों द्वारा नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। ये कार्यक्रम गैर सरकारी संस्था खुला हवा के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। अमित शाह कोलकाता के साइंस सिटी में रविंद्र जयंती कार्यक्रम के बाद उसी दिन दिल्ली लौट जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के इस व्यस्त कार्यक्रम में भी राजनीतिक हलकों की नजर इस बात पर है कि वो बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में क्या चर्चा करते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा तेलंगाना में बेरोजगारी के मुद्दे को उजागर करने के लिए एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगी। एआईसीसी महासचिव के रूप में कार्यभार संभालने के बाद राज्य में उनकी पहली रैली होगी। पार्टी ने कहा कि वो आज शाम यहां शरूर नगर स्टेडियम में होने वाली युवा संघर्ष सभा में हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन भी जारी करेंगे। यूथ डिक्लेरेशन वारंगल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा जारी किसान डिक्लेरेशन की तर्ज पर होने की उम्मीद है और तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद मल्लू रवि ने पीटीआई भाषा को बताया कि बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो रही हैं। इससे राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं और छात्रों में विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में कथित रूप से लीक होने से बेरोजगार युवा और जो छात्र हैं वो हताश हैं। उन्होंने कहा है कि यूथ डिक्लेरेशन में युवाओं और छात्रों से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, बेरोजगारी भत्ता आदि के बारे में पार्टी के वादे शामिल होंगे। कांग्रेस राज्य इकाई के अध्यक्ष और सांसद रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में अप्रैल में तेलंगाना में विभिन्न स्थानों पर टीएसपीएससी पेपर लीक मुद्दे के खिलाफ पहले ही प्रदर्शन कर चुकी है। रवि ने कहा है कि हमें यकीन है कि वहां युवाओं, महिलाओं, किसानों, समाज के सभी वर्गों को प्रेरित करेगी। कांग्रेस की उम्मीद है कि प्रियंका वाड्रा की जनसभा के बाद पार्टी को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वो राज्य में अपनी किस्मत को पुनर्जीवित करना चाहती है। राज्य में अपनी संभावनाओं को पुनर्जीवित करना का उद्देश्य है और कांग्रेस विभिन्न रूपों में लोगों तक पहुंच बना रही है। जहां रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद पदयात्रा की है, वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क पिछले 50 दिनों से पदयात्रा कर रही हैं। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा 2014 में अलग राज्य की मांग को साकार करने के बावजूद कांग्रेस को तेलंगाना में झटका लगा है। 2014 और 18 में विधानसभा चुनाव हारने के अलावा कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए विधानसभा उपचुनावों और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावों में भी खराब प्रदर्शन किया है। इसके अलावा पार्टी ने भाजपा को जमीन दी है, जिसने 2 विधानसभा उपचुनाव और जीएचएमसी चुनाव प्रभावशाली ढंग से जीते हैं। अपने प्रदर्शन से उत्साहित भाजपा सत्तारूढ़ बीआरएस के विकल्प के रूप में उभरने का लक्ष्य बना रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मेरठ में रोड शो के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अखिलेश यादव आज मेरठ में रोड शो करेंगे। इससे पहले यह कार्यक्रम 9 मई को होना था। सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह ने बताया है कि दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव परतापुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे। वहां से कार द्वारा लिसाड़ी गांव जाएंगे। लिसाड़ी गांव में साइकिल द्वारा रोड शो शुरू करेंगे। लिसाड़ी गांव से लिसाड़ी रोड होते हुए भूमिया
का पुल, गोला कुआं, इस्लामाबाद कांच का पुल तक अखिलेश यादव रोड शो करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस सपा प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर दबाव बनाने के लिए मुकदमे दर्ज कर रही है, लेकिन निकाय चुनाव में सपा भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मानहानि मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अहमदाबाद सिटी कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज मानहानि केस में आज सुनवाई होगी, तो वहीं गुजरात को ठग कहने के मामले में सोमवार को कोर्ट तय करेगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा बनता है या फिर नहीं। अगर मानहानि का केस हुआ तो कोर्ट तेजस्वी यादव को समन जारी कर सकती है और आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने पिछले महीने के आखिरी में विधानसभा परिसर में अपने एक बयान में कहा था कि देश की मौजूदा स्थिति में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं और उन्हें माफ भी कर दिया जाएगा। जांच एजेंसियों को उनसे डील करते व्यक्ति सावधान रहना चाहिए। एलआईसी या बैंक के पैसे लेकर भाग जाएंगे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तेजस्वी यादव के इस बयान के खिलाफ अहमदाबाद के हरीश प्राणशंकर मेहता ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अहमदाबाद एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी शिकायत में लिखा कि गत दिनों तेजस्वी ने सार्वजनिक रूप से गुजरातियों को अपमानित किया है। हरीश प्राणशंकर मेहता ने कहा है कि आरजेडी के इस तरह के बयान देने से गुजरात से बाहर गुजरातियों को लोक शंका की नजर से देखने लगेंगे। इस मामले में अहमदाबाद सिटी कोर्ट आज फैसला सुनाएगी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा बनता है या फिर नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से बजरंग दल पर बैन करने के वादे को लेकर के सियासत गरमाई हुई है और बजरंग दल की सहित कई हिंदू संगठन ने भी इसका विरोध जताया है। यहां तक कि इन संगठनों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दे डाली है। इस बीच मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया ने बजरंगबली को आदिवासी बताया है और कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह ने बरघाट विधानसभा से विधायक का चुनाव जीते हैं। अर्जुन सिंह ककोडिया ने कहा है कि बजरंगबली का नाम लेकर जो भी सड़क पर उतरेगा और उनका अपमान करने की कोशिश करेगा, आदिवासी समाज के लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ने सिवनी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उक्त बातें कही हैं। इस सम्मेलन में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद रहे और ककोडिया ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल, आरएसएस और राम सेना के लोगों ने आदिवासियों के साथ हमेशा बर्बर व्यवहार किया है। इन लोगों ने आदिवासियों को मारा है। बजरंगबली आदिवासी थे, उन्होंने जंगल में रहकर भगवान श्री राम की तन मन धन से सेवा की थी और रक्षा की थी। उनका हर कदम पर साथ दिया था। उस वक्त कोई करणी सेना नहीं गई थी, क्षत्रिय समाज से भी कोई नहीं गया था। भगवान राम का साथ देने ब्राह्मणों की सेना भी नहीं पहुंची थी। विपत्ति काल में अगर किसी ने भगवान राम की मदद की थी तो आदिवासी थे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 10 मई को होनी है और वोटिंग से पहले सभी दल प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी ने भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। पीएम मोदी ने खुद कर्नाटक में चुनावी रैलियों को संबोधित किया है और इस रैली में उनके द्वारा बोले गए धार्मिक नारे पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल पीएम मोदी ने एक रैली में अपने संबोधन की शुरुआत बजरंगबली से की थी। अब इस पर कांग्रेस सहित अन्य दल के नेता हमलावर हो गए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान सभी पार्टियां जमकर बयानबाजी कर रही हैं। इस कड़ी में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए, जहां 10 मई को मतदान होना है। पवार ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि मुझे आश्चर्य है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए। हमने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है।
अब आप चुनाव में किसी धर्म या धार्मिक मुद्दों को उठाते हैं तो इसका एक अलग तरह का माहौल बनता है और ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के समय हम लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भविष्यवाणी करते हुए पवार ने कहा कि यहां कांग्रेस में सत्ता में आएगी। और बता दें आपको कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं और वोटों की जो गिनती है वो 13 मई को होगी। पवार ने हाल ही में एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के कई बार आग्रह करने के बाद वो फिर से पद पर बने रहे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बारसो गांव में चल रहे आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर एनसीपी नेता ने कहा कि वह उस जगह का दौरा करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बारसो ग्रामीणों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। मैं विशेषज्ञों के साथ एक और बैठक करूंगा। मुझे लगता है कि ग्रामीणों को भरोसे में लेकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत स्वयं सेवकों के लिए संघ शिक्षा वर्ग प्रशिक्षण शिविर के लिए गुजरात के 5 दिवसीय दौरे पर होंगे। भागवत आज से 12 मई के बीच वडोदरा में होंगे और संघ ने शनिवार को एक बयान में कहा था कि वो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों को कवर करने वाले पश्चिमी क्षेत्रों के लिए संघ शिक्षा वर्ग प्रशिक्षण शिविर में स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। दक्षिण और उत्तर गुजरात के स्वयं सेवकों के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के वरिष्ठ स्तर के स्वयं सेवकों की भागीदारी के साथ गुजरात में 3 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रथम वर्ष का शिविर सूरत जिले के कामरेज और गांधीनगर के चंद्राला में आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरे वर्ष का जो शिविर है वो वडोदरा में आयोजित किया जाएगा, जहां भागवत 5 दिनों तक मौजूद रहेंगे। आरएसएस ने कहा है कि शिविर में सामूहिक शारीरिक और मानसिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस के अजय माकन ने दावा किया है कि सीएम केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण में 45 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 3 गुना यानी कि 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आज माकन ने कहा कि मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर के विस्तार के लिए उनकी सरकार को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त फ्लैट खरीदने पड़े जिनके घरों को या तो ध्वस्त करा दिया गया या खाली करा दिया गया है। अजय माकन ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की जनता का 171 करोड़ रुपए का खर्चा कोविड के समय में खर्च किया गया है, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, जब गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे। अजय माकन ने दावा किया है कि निर्माणाधीन परिसर में 22 ऑफिसर्स के फ्लैट है जिन्हें तोड़ा और खाली कराया गया है, जिनकी भरपाई करने के लिए सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में करीब 126 करोड़ के 21 टाइप 5 फ्लैट खरीदे हैं। आपको बता दें, जहां अजय माकन ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 45 करोड़ नहीं बल्कि इसका 3 गुना यानी कि 171 करोड़ रुपए केजरीवाल के बंगले पर खर्च किए गए हैं। उनकी सौंदर्यीकरण के लिए, केजरीवाल का जो बंगला है उसकी सौंदर्यीकरण के लिए 171 रुपए खर्च किए हैं, इसका अजय माकन ने दावा किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब कोविड-19 में लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, गरीब इंसान खाने के लिए तरस रहा था, तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम जो हैं वो अपने घर को सुंदर बनाने में लगे हुए थे, महल बनाने में लगे हुए थे। तो वहीं अजय माकन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है 45 नहीं बल्कि इसका 3 गुना यानी कि 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण को लेकर के काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। सारे विपक्षी दल जो हैं वो अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हुए हैं, जहां पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर कि 45 करोड़ बंगले में खर्च किए गए हैं, लाखों के पर्दे लगे हैं, करोड़ों के मार्बल्स लगे हैं। आपको बता दें तो वहीं अब अजय माकन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि 45 नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए अपने बंगले के सौंदर्यीकरण में खर्च किए गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद कहा कि ये फिल्म जहरीले आतंकवाद को उजागर करती है। यह एक नए प्रकार का आतंकवाद है जिसमें गोला बारूद का उपयोग नहीं होता। नड्डा बेंगलुरु के गरुड़ मॉल में फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे, जहां वो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि एक नए प्रकार का आतंकवाद है जो बिना गोला बारूद के है। द केरल स्टोरी उस जहरीले आतंकवाद को उजागर करती है। इस तरह का आतंकवाद किसी राज्य या धर्म से संबंधित नहीं है। इससे पहले चुनावी राज्य कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि द केरल स्टोरी फिल्म आतंकी साजिश पर आधारित है। पीएम ने कहा कि फिल्म द केरल स्टोरी आतंकवाद के कुरूप सच को दिखाती है और आतंकवादियों के मंसूबों का पर्दाफाश करती है। उन्होंने कहा कि फिल्म एक आतंकी साजिश पर आधारित है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर बनी फिल्म का कांग्रेस विरोध कर रही है और आतंकवाद के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक बयान में कहा था कि फिल्म जानबूझकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने और केरल के खिलाफ नफरत फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म को राज्य में कर मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा द केरल स्टोरी लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और आतंकवाद की साजिश को उजागर करती है। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित द केरल स्टोरी को 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडानानी और सोनिया बलानी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आई हैं। सेन की फिल्म द केरल स्टोरी के ट्रेलर की आलोचना भी हुई थी, क्योंकि इसमें दावा किया गया था कि राज्य की 32,000 लड़कियां लापता हो गई हैं और बाद में आतंकवादी समूह ISIS में शामिल हो गई हैं। हालांकि बाद में निर्माताओं ने इस आंकड़े को वापस ले लिया और फिल्म के ट्रेलर विवरण में फिल्म को केरल की 3 महिलाओं की कहानी बताया है। नई दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, जहां नई दिल्ली को लेकर के पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं नेताओं के कई सारे बयान हैं जो सामने देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के कई गंभीर आरोप महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए हैं, जिसको लेकर के ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी एक वीडियो को साझा करके अपनी बेगुनाही का सबूत मांगा है। आपको बता दें कि अब हंगामा होने पर जो वीडियोस वगैरह हैं वो डिलीट कर दी गई हैं। धरने के बीच बजरंग पूनिया ने जो स्टोरी लगाई है उसको डिलीट कर दी गई है। आपको बता दें कि महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर काफी धरना प्रदर्शन किया है। महिला पहलवानों से मिलने के लिए कई दिग्गज नेताओं भी शामिल हुए हैं और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो सही कार्रवाई होगी वो आपके लिए की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर के जो महिला पहलवान है वो दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें, जहां धरने के बीच बजरंग पूनिया ने जो स्टोरी लगाई थी उसको भी डिलीट कर दिया गया है और दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों का बड़ा धरना प्रदर्शन जारी है और ये पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रहा है और इस प्रदर्शन को लेकर के काफी घमासान भी मचा हुआ है। तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी सफाई दी थी और कहा था अगर वो गरीब बच्चों के लिए लड़ रही हैं, स्पेशली वो हरियाणा के बच्चों के लिए लड़ रही हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कल वीडियो शेयर किया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरे ही बच्चे मेरे पर जो आरोप लगा रहे हैं उनको वो दिन नहीं याद है, वो तारीख नहीं याद है, अगर वो दिन तारीख बता दें। इस तरह का जो गंभीर आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर के ब्रजभूषण शरण सिंह ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर के जो बजरंग पूनिया ने स्टोरी लगाई थी उसको भी डिलीट कर दिया गया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि पीएम मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए, जहां 10 मई को चुनाव होने हैं। और पवार ने एक क्षेत्रीय मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य है कि पीएम मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के धार्मिक नारे लगाए हैं। हमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है। अब आप चुनाव में किसी धर्म या धार्मिक मुद्दों को उठाते हैं तो इसे माना जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में जो चुनाव होने हैं वो 10 मई को होने हैं और 13 मई को उसके जो परिणाम है वो घोषित कर दिए जाएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों को गोवा के व्यंजन खूब पसंद आ रहे हैं। इसके साथ साथ गोवा की सांस्कृतिक और आवाभगत ने भी प्रभावित किया है। विदेश मंत्रियों की ये बैठक 4 से 5 मई को गोवा के बेनेलियम बीच में एक रिजॉर्ट में हुई है। बैठक खत्म होने के बाद 2 दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी प्रतिनिधि गोवा के भोजन, सांस्कृतिक और सेवा सत्कार से भी प्रभावित थे। बैठक को लेकर के कई व्यवस्थाओं के लिए विदेश मंत्री ने गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत और सभी अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया है। इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के गोंग, पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी, उज्बेकिस्तान के बख्तियोर सैदेव और एससीओ महासचिव झांग मिंग ने हिस्सा लिया है। 2 दिनों की इस बैठक में शामिल होने के लिए विदेश के प्रतिनिधि सीधे गोवा में पहुंचे थे। आपको बता दें कि विदेश मंत्रियों की ये बैठक की नजरिए से काफी अहम थी। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा रखा था, तो दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई साल से रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल हुए थे, इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई थी। बैठक खत्म होने के बाद पाकिस्तान पहुंचते ही जरदारी ने भारत के खिलाफ आग उगला। बिलावल ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि उसे लेकर के हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर को लेकर अब भारत अपना फैसला वापस नहीं लेता, तब तक दोनों देशों के बीच कोई बात नहीं बन सकती। इसके साथ साथ कश्मीर में होने वाली G20 बैठक में भी बिलावल ने आपत्ति जाहिर की है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को करारा जवाब देते हुए कहा कि G20 को लेकर के पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। जो संगठन में पाकिस्तान शामिल ही नहीं तो फिर उसे लेकर के क्यों बोल रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।